वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोग कह रहे थे साइंस कराओ साइंस कराओ साइंस कराओ, तो अब ये मैं साइंस का आपके लिए तभी ले आया हूँ। हिस्ट्री को मैंने रोक दिया है। अब मैं पहले साइंस आपको करा दे रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा। पूरी साइंस हम लोग MCQ के थ्रू करेंगे, जो PYQ भी महत्वपूर्ण है। PYQ टॉप वो करेंगे 1000 से 1200 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस का हम लोग सेक्शन वाइज टेस्ट करेंगे। संपूर्ण साइंस की तैयारी आपकी हो जाएगी इससे। और UP GK देखिए मैं करा ही रहा हूँ। इसके बाद UP के टॉप जो 1000 MCQ है उससे आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो थ्योरी UP GK की मैं करा रहा हूँ, इसके बाद MCQ, बस खत्म। सारी चीज़ें ऐसे ही आपको करनी है। पहले हम ऐसे ही कराते हैं, आपको लिस्टिंग देंगे, कंपाइलेशन देंगे, वो कराएंगे। उसके बाद टॉप MCQ से प्रैक्टिस करा देंगे, फिर टेस्ट लगवा देंगे, क्विज करवा देंगे। कहाँ से सवाल पूछोगे, हमसे बाहर कहीं नहीं जा पाओगे। पूरा जाल बिछा बैठा है ना, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है दोस्तों संपूर्ण तैयारी के लिए। तो चलिए साइंस शुरू करेंगे। पूरी साइंस हम लोग खत्म करेंगे, आपको परेशान नहीं होना। पूरी साइंस मैं आपको खत्म करा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। विटामिन A ऑरेंज, विटामिन C लेमन, विटामिन D कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल, विटामिन B6 राइस ब्रेन। तो देखिए आपको पता होगा विटामिन A ऑरेंज में नहीं होता, ऑरेंज खट्टा फल है, विटामिन C होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विटामिन A के भी बहुत सोर्स है, दूध के प्रोडक्ट हैं, अंडा है और कई सारी वेजिटेबल्स भी हैं, ठीक है, तो ये गलत है। फिर सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। तो पता होगा आपको नॉर्मल विजन यानी जो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, विजन खराब हो जाता है अगर रेटिनॉल की कमी है ना। रेटिनॉल होता है विटामिन A। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन A होता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और नियासिन पूछ लीजिए कौन से विटामिन का साइंटिफिक नाम है, नियासिन, तो ये नाम है विटामिन B3 का। किसका नाम है, विटामिन B3 का। राइबोफ्लेविन किसका नाम है, विटामिन B2 का। फॉलिक एसिड किसका नाम है, आपसे पूछ ले तो विटामिन B9 का है ना। तो विटामिन के साइंटिफिक नाम जरूर याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उससे होने वाले रोग, एक टॉपिक ये ऐसा है, मतलब इससे एक सवाल तो आ ही जाता है हर बार, ठीक है। चलिए, बॉट्यूलिज्म क्या है भैया, एक नया सवाल इस बार ROR में पूछा भी गया था क्योंकि न्यूज़ में था। ये बॉट्यूलिज्म होता है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन यानी फूड ब्रोन इंटॉक्सिकेशन। फूड से जो डिसीज़ हो जाती है, बहुत गंदा बाहर का खाते हो ना आप सब, ये उसके लिए एक मेजर कॉज है बॉट्यूलिज्म का। अगला है, कह रहा है विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो पहली चीज़ कह रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो स्केलर वेक्टर अगर आपको नहीं पता है तो आप बता ही नहीं पाओगे भाई, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, यानी जो परिमाण होता है वो होता है, दिशा नहीं होती है। हिंदी में बोले तो क्या है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है ना। जैसे एग्जांपल एक और मैं दे दूँ, वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है आपकी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि आप, मैं बोलूँ कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लखनऊ की तरफ दौड़ रहे हो, तो एक दिशा दे रहा हूँ, या नॉर्थ की तरफ दौड़ रहे हो, है ना, दिशा दे दूँ जब मैं आपको, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी जहाँ दिशा नहीं है, सिर्फ मैं बोल दूँ 100 किलो, क्या 100 किलो, कुछ नहीं पता है ना, तो कोई दिशा ना हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, परिमाण मतलब नंबर, है ना, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, असर्शन रीजन पे बेस सवाल है। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है। कारण, विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो ये बात तो ठीक है भाई, ह्यूमंस के जो ग्रोथ है उसके लिए विटामिन की ज़रूरत है, पर सारे विटामिन हमारी बॉडी में होते ही नहीं है ना, वो तभी तो हम बाहर से उसको कंज्यूम करते हैं। तो ए गलत है, आर सही है ना। यानी मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है, ये गलत है। पर हाँ, शरीर के विकास के लिए तो विटामिन अनिवार्य है भाई, ये सही हो जाएगा, यानी आर सही है, ए गलत है। अगला देखते हैं, कह रहा है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है जब आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा नाइट्रेट डिजॉल्व हो जाती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके लिए होता है, नाइट्रेट डिजॉल्व हो जाती है जब आपके ब्लड में, ठीक है, नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो एक टापा कपड़ा जो है ये किससे बनाते हैं हम लोग, तो ये देखो टापा क्लॉथ जो होता है पेड़ की छाल से बनता है ना, बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं उसमें इसको यूज़ करा जाता है, तो वो है मोरेसी, है ना, मोरेसी जो पेड़ है उससे यूज़ करते हैं टापा क्लॉथ, याद रखना, टापा क्लॉथ, मोरेसी। ये PYQs है, सब पूछे जा चुके हैं देखिए PCS में।
8वां कह रहा है लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अ क्लोव रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉन्ग आपने देखी होगी ऐसे बर्ड्स के फॉर्म में होती है जो, वो किसका है? टर्मिनल बर्ड, एक्सेसरी बर्ड, फ्लावर या आपका वेजिटेटिव बर्ड। तो बहुत ही शानदार इसका एग्जांपल है फूल कली होती है। क्या होती है? फ्लावर बर्ड होता है। आप देखो ना लॉन्ग के आगे फूल ही तो बना होता है वैसे, तो वो फ्लावर बर्ड होता है या फूल कली होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मस्कीटो बोर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो देखिए जो स्लीपिंग सिकनेस है मतलब निद्रा रोग हिंदी में बोलें, ये जो है मच्छर की वजह से नहीं होती, ये एक मक्खी काटती है उसकी वजह से होती है ना। अफ्रीका वगैरह में ये रोग चला था बहुत। तो डेंगू, फिलरेसिस, मलेरिया ये सब मच्छरों से होता है, निद्रा रोग मक्खी से होता है। ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज। तो शुगर मतलब ब्लड में शुगर किससे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? तो इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये आपको बताना होगा इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एसिटिक एसिड। ठीक है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स यानी हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट है, ये भी सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड, ये गलत हो जाएगा, आपको पता होगा ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है ना। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस यानी आमाशय में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भी सही है। तो ये वाला आपका हो गया गलत। ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल है जीरो चार्ज। किस कण पर शून्य आवेश होता है? दोस्तों ये आपको बताना है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता है। तो बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। न्यूट्रिनो जो होता है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रिनो में जीरो चार्ज होता है। क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। तो रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। रेडियो धर्मिता नाभिक की गुण हाँ है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना धीरे धीरे डिके होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता रहता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम प्रिपेयर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फिजन पे नहीं फ्यूजन पे काम करता है। किस पे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। हिंदी में बोले तो नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, नाभिकीय संलयन। एटॉमिक बम जो होता है वो फिजन पे काम करता है, मतलब जिसको परमाणु बम बोलते हैं। तो प्लीज़ इन दोनों को जरूर याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाती है आपको। परमाणु बम और दूसरा है हाइड्रोजन बम। ठीक है। परमाणु बम जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है। और जो हाइड्रोजन बम होता है फ्यूजन पर काम करता है। ठीक है। किस पे काम करता है? फ्यूजन या संलयन पर काम करता है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, याद रखना। अब आपके लिए सवाल है, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन की? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में करते हैं? रिंगलमैन स्केल का यूज़ स्मोक, पॉल्यूटेड वाटर, फॉग या नॉइज़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। धुएं को मापने के लिए हम लोग रिंगलमैन स्केल का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। धुएं को नापने के लिए क्या करते हैं? रिंगलमैन स्केल का यूज़ करते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू। तो जो डिफ्यूजन हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? जो डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं ना, उसकी वजह से जो होती है लाइट डिफ्यूज़ होती है ना, प्रसार होती है डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, इसको याद रखना। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने करा? सिंपल सा वर्ड याद रखो, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट भी है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन इज नॉट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बायो से रिलेटेड। कार्ब्स में आपको पता है नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नाइट्रोजन का कोई काम नहीं। बाकी क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, इन सब में नाइट्रोजन एक एसेंशियल यानी महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देती है, यानी फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, है ना। मतलब अब कोल्ड स्टोरेज में रख दो कोई चीज़, आप देखो ना किसान सब ठंडी जगहों पे तो जो कोल्ड स्टोरेज होता है वहीं पे आलू रखवा देते हैं, स्टोर रहती है। अब उसमें ऐसा क्या होता है जिससे वो स्टोर रहती है भाई? तो सूर्य के प्रकाश का संसर्ग माना होना, यानी कंसंट्रेशन CO2 की कम होना, या रेस्पिरेशन कम होना, तो ये होता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता है यानी श्वसन दर कम हो जाती है,
इसलिए शीत प्रकोष्ठ में जो फल होते हैं वो अच्छे से उसी लाइफस्टाइल में बने रहते हैं बहुत अधिक समय तक, ठीक है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होना। फिर अगला कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव, ये बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई, राइबोफ्लेविन की कमी से। पेलेग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी या चेलियोसिस। तो देखो सबसे पहले जो पेलेग्रा है, पेलेग्रा जो है नियासिन, नियासिन किसका नाम होता है, नियासिन होता है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, किसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से, ठीक है। और राइबोफ्लेविन की वजह से जो रोग हो जाता है वो होता है चेलियोसिस। कौन सा, चेलियोसिस। और राइबोफ्लेविन है विटामिन B2। राइबोफ्लेविन कौन सा है, विटामिन B2 है, ठीक है। प्लीज़ इसको याद रखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर स्कर्वी की बात करें तो विटामिन C की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन C की कमी से होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो अगेन मैं फिर से एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अभी आज ही चाहे तो अभी ये वीडियो पॉज करो, एक कॉपी उठाओ, विटामिन जितने हैं उन विटामिन का साइंटिफिक नेम, उससे होने वाला रोग, ये तुरंत याद कर लो, इससे एक सवाल आता ही आता है, फ्री का सवाल है। अगला प्रश्न कह रहा है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कहाँ है, कहाँ से गैसेज एक्सचेंज होती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली, एल्वियोली। यहाँ पे गैसेज जो है वो एक्सचेंज होती रहती हैं लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। विच ऑफ द टाइप ऑफ ग्लास कैन कट यूवी रेज, है ना। तो टाइप ऑफ ग्लास से भी कई बार प्रश्न लगातार पूछे जाने लगा है, तो इसको भी आपको देखना होगा। तो ऐसे ये होता है क्रूक्स ग्लास, है ना। कौन सा ग्लास, क्रूक्स ग्लास जो होता है ये यूवी रेज को भी कट कर देता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये देखिए टाइप ऑफ ग्लास की पूरी लिस्टिंग है। हम देखिए उसी टाइप के मटेरियल ही देते हैं अपने स्टडी मटेरियल में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए इन तरह के सवाल पूछे गए थे ना, क्रूक्स ग्लास के बारे में देखो है, जो सन ग्लासेस बनाने में काम आता है ना। तो ये आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल पूरा ले सकते हैं, बहुत अच्छा है आपके एग्जाम को निकालने के लिए। चलिए इसका आंसर क्रूक्स ग्लास। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। पफ बॉल, एल्गी, लाइकन या मोसेस। तो बहुत आसानी से आपने पढ़ा होगा लाइकन के बारे में ना, क्योंकि जरा सी भी प्रदूषण होता है तो लाइकन जो होते हैं मरने लगते हैं, पौधे खत्म होने लगते हैं। ये बहुत ही साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में होते हैं, ठंडी जगहों पे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। चलिए अगला देख लेते हैं। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। आफ्टर कटिंग कुकम्बर, इफ अ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। तो बहुत ही आसान कारण है इसका, परासरण के कारण है ना, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो चीज़ होती है, ठीक है। तो आसान सवाल था ये। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो एक मैं आपको फिर बता दूं, बहुत बार इससे सवाल आता है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। और कई बार लोगों को इसमें डाउट हो जाता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो नॉन रिन्यूएबल जो है वो कौन है, बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि सर जो पेट्रोल है मेरा वो नॉन रिन्यूएबल है, वापस से थोड़ी हमें मिलेगा। पेट्रोल है, कोल है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, वापस मिल जाएगी। विंड एनर्जी, बायोगैस है, वाटर एनर्जी है ना, ये सब रिन्यूएबल होती है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको मैच करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, पीओपी का फॉर्मूला, वॉशिंग पाउडर का और बेकिंग सोडा का। तो ब्लीचिंग पाउडर तो ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2, ठीक है। पीओपी को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी फॉर्मूला भी याद रख लो, CaSO4.12H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट भाई CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट, ठीक है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला भी याद रख लो, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ ले तो NaHCO3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पशु और उसकी ब्रीड। तो एनिमल और ब्रीड आपको करनी है, ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, अपने वीडियो भी पढ़ा होगा, चाहे वो काऊ की हो या बफेलो की हो, है ना। इनमें से ब्रीड्स पूछ ली जाती, कौन सी गाय या भैंस कहाँ की है। तो गाय देवनी जो है ये गाय की नस्ल है। बकरी बर्बरी बकरी होती है। भदावरी भैंस होती है। गिर जो भेड़ नहीं है, गिर भी आपकी गाय है ना, गिर भी क्या है, गाय की ही एक नस्ल है। यही गुजरात वगैरह में पाई जाएगी, राजस्थान में भी पाई जाएगी कुछ पार्ट में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे देखो PYQ करने का तरीका क्या है, आप जैसे PYQ में जो जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं उन टॉपिक को भी आपको पढ़ना होगा, है ना। ये तो पढ़ लिया आप, जैसे आपने देखा एक नस्ल वाला, एक कॉपी में अपने नोट्स बनाए कि मुझे एक एनिमल ब्रीड वाला टॉपिक कवर करना, उसको कवर करा। विटामिन वाला मैंने बताया था, उसको कवर करना है।
है ना। अभी क्लास वाला बताया उसको करना है, जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं उसको करना है। PYQ के आधार पे ही आपको टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी फालतू के पूरे टॉपिक थोड़ी साइंस के पढ़ने हैं। जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसी टाइप के आपको फिर सिलेबस को कवर कर लेना, ये होता है तरीका PYQ करने का, समझ लो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। तो ये न्यूज़ में बना हुआ था जेट्रोफा एक, तो इसलिए पूछा गया था जेट्रोफा जो है कि ये बायोडीजल पौधा है, ठीक है, याद रखना इसको। और इसमें आपको मैचिंग करनी है नेम ऑफ साइंटिस्ट और एरिया ऑफ वर्क, किसने किस में काम करा है। जैसे बीरबल साहनी, KC मेहता, P माहेश्वरी, MS स्वामीनाथन। तो कुछ भी नहीं पता होगा तो MS स्वामीनाथन के बारे में पता ही होगा भाई, इन्होंने हरित क्रांति लाए थे। यानी D का 1 कहाँ दिख रहा है आपको, D में 1 2 जगह दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। इसके बाद आपको अगर एक भी याद हो तो आपका काम बन जाएगा। तो देखो बीरबल साहनी जो थे ये किस लिए थे, बीरबल साहनी लाए थे जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, है ना। बीरबल साहनी जो है किसके लिए, पैलियोबॉटनी के लिए। MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। और जो आपके KC मेहता हैं प्लांट पैथोलॉजी के लिए, और P माहेश्वरी हो गए एम्ब्रायोलॉजी के लिए यानी भ्रूण विज्ञान के लिए, ठीक है। तो इसको आपको करना है, यानी ऑप्शन B सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाले गैस के रूप में जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस। अब ये बच्चे को पता होगा, शायद ही कोई होगा, मेरी नज़र में लल्लू बोलूँगा मैं इसको, लल्लू भाई। और कनपुरिया भाषा में अगर मैं बोलूँ तो मैं कहूँगा टोपा का, तो का टोपा बोलेंगे भैया, है ना। तो ये बच्चे को पता होगा भाई, नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस, ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है ये बताना है आपको। विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर। तो बहुत ही सिंपल है, विटामिन A, D, E, K ये जो होते हैं फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी वसा में घुलनशील होते हैं। फैट सोल्यूबल होते हैं यानी वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी जितने विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील। सिंपल टर्म में मैं कहूँ तो A, D, E, K याद रखो, ये फैट सोल्यूबल है यानी वसा में घुलनशील है। बाकी जितने विटामिन बच गए वो जल में घुलनशील है या वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक, काम खत्म। 32 कह रहा है डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाय डॉप्सन यूनिट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत ज़्यादा। ओजोन लेयर की थिकनेस हम मानते हैं, ओजोन कंसंट्रेशन मापते हैं डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। और ओजोन लेयर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में यानी समताप मंडल में, ये भी आपको पता होगा, ठीक है, इसको भी याद रखना। अभी मैंने एक इससे ऊपर सवाल करा था, आप शायद भूल गए होगे, रिंगलमैन स्केल। कौन सा, रिंगलमैन स्केल। इसमें हम लोग क्या नापते हैं, अगर याद हो तो तुरंत कमेंट में जवाब दो, इतनी जल्दी तो नहीं भूले होगे भाई, तुरंत बताइए, ठीक है। साइंस को हल्के में नहीं लेना, चाहे UP PCS का एग्जाम दे रहे हो, चाहे RO चाहे बिहार 20 से 25 सवाल साइंस से आते ही आते हैं, और बहुत नॉर्मल लेवल के। हाँ, मेंस जो है वो आपको NCERT 6 से 10 की साइंस से नहीं होगा, प्री होगा। मेंस में साइंस एंड टेक आता है ना, साइंस एंड टेक आता है। चलिए अगला क्वेश्चन 33, इसमें आपको मैचिंग करनी है 33 में। जैसे कह रहा है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। जैसे देखिए आपको कैरोटीन पता है, कैरोटीन एक विटामिन होता है। कैरोटीन क्या होता है, विटामिन होता है, ठीक है। एंजाइम आपने पेप्सिन पढ़ा होगा, पेप्सिन एक एंजाइम होता है भाई। और हार्मोन्स की बात करें तो जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है ये एक हार्मोन होता है। और क्रेटीन प्रोटीन होता है ना, कैरेटीन प्रोटीन है, कैरोटीन विटामिन है, दोनों में अंतर है। कैरोटीन विटामिन है, क्रेटीन प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, ठीक है। प्लांट हार्मोन इनमें से कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए साइटोकाइनिन जो होता है ये एक प्लांट हार्मोन होता है, बाकी ये सब एनिमल हार्मोन्स हैं। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भाई। तो आपको हार्मोन्स भी करने हैं, चाहे प्लांट के हो, एनिमल्स के हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगला है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, प्लांट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म। तो बहुत ही आसान है, पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। दोस्तों पढ़ते रहिए, आपका तैयारी पूरी होनी चाहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका। ईमानदारी से पर मेहनत करिए, है ना, लगातार पढ़िए। पढ़ना मुश्किल नहीं है, रोज़ पढ़ना मुश्किल है। जो लगातार 6 घंटा पढ़ता है, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, कल होली है, जैसे परसों होली है, जब भी फ्राइडे को मना रहे हो आप, सैटरडे को, तो पहले पढ़ दो आप, है ना। 4-5 घंटे, 6 घंटे की जगह 4 घंटा उस दिन पढ़ लो, है ना। कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर है, डेली पढ़ना है आपका। देखेंगे एक दिन आएगा सब कुछ रिवाइज होगा आपको, क्योंकि रिवीजन ही, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उसमें रिवीजन ही की रोल प्ले करता है, ठीक है। रिवीजन, प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, टेस्ट लगाने से आलस मत करिए। जो टेस्ट नहीं लगाएगा उसका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। टेस्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे, न्यू टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरचित है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कवर्ड फॉर प्राइस कंट्रोल अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है। तो इनमें से कौन सी क्रॉप आती है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत? तो इसमें देखिए प्राइस कंट्रोल आपको पता होगा, पोटैटो है, ओनियन है, टोमेटोज़ है, इसको सरकार रखती है ना प्राइस स्टेबलाइजेशन के अंदर। तो पोटैटोज़ हो गए, अनियन हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनका आप देखते हो ना प्राइस ज़्यादा बढ़ ना जाए तो सरकार इसको इसके अंडर में रखती है। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉलीथीन? तो पॉलीथीन बनाने के लिए हम लोग एथिलीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? रॉकेट वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? बचपन में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन, यानी संवेग संरक्षण नियम पे काम करता है, या न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते थे ना, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन पे। अगला है एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम। तो एंटीबायोटिक्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक्स हमें बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं, जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जीवाणुओं से या बैक्टीरिया से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, मेस नर मंजरी निकालना यानी टैसलिंग, ग्राउंडनट पैगिंग, चिकपी टिलरिंग यानी किल्ले निकालना, टोबैको टॉपिंग, है ना। ये एग्रीकल्चर बेस्ड सवाल है, देखिए एग्रीकल्चर का साइंस बेस्ड सवाल। तो यहाँ पे देखिए काबुली चना किल्ले निकालना ये गलत हो जाएगा ना। चिकपी को जो होता है वो एक पौधा होता है, उसी से निकालते हैं हम, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं भाई? टर्मरिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसको क्या बोला जाता है? बल्ब, टबर या ट्यूबर, कॉर्म या राइजोम? तो ये टर्मरिक जो है ये राइजोम में आती है ना, राइजोम बोलते हैं इसके स्टेम को, क्या बोलते हैं? राइजोम। याद रखना है एग्रीकल्चर बेस्ड सवाल ज़रूर आपको करने हैं पीसीएस में। फिर है कोलेस्ट्रॉल क्या है भाई इनमें से? व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल? स्टेरॉइड है, विटामिन है, एंजाइम है या इंसेक्टिसाइड है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक स्टेरॉइड होता है। क्या होता है? स्टेरॉइड होता है कोलेस्ट्रॉल। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? आपने सुना होगा भाई बचपन में ही, एक शीप थी डॉली, है ना, ये क्लोन के द्वारा बनाई गई थी। अब तो क्लोनिंग इलीगल है खैर, है ना। तो शीप थी एक डॉली। अगला देखते हैं। जिप्सम के प्रयोग से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स टू द प्लांट? तो जिप्सम क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? तो ये प्रोवाइड करते हैं सल्फर। क्या प्रोवाइड करते हैं? कौन सा तत्व प्राप्त होता है? गंधक या सल्फर? गंधक या सल्फर प्राप्त होता है। अब ये मैचिंग करनी है आपको, बहुत ही आसान, येलो रेवोल्यूशन, वाइट, ब्लू, ग्रीन। तो ग्रीन सभी को पता होगा भाई, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए था। वाइट पता होगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए था। और ब्लू रेवोल्यूशन हो गया आपका किसके लिए? फिश प्रोडक्शन के लिए। और येलो हो गया ऑयल शीट के लिए। सिंपल सा सवाल है, ये तो आसान था। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन? क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल या टाइम, है ना। जलवायु, स्थल स्वरूप, पैतृक पदार्थ या समय। तो बहुत ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से इसको किया जा सकता है। सॉइल जो है वो क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करती, टोपोग्राफी पे डिपेंड करती, कैसी टोपोग्राफी है, स्थल स्वरूप हार्ड है या सॉफ्ट है, पैतृक पदार्थ कैसा है, और समय के साथ साथ बन जाती है ना, जलवायु पे नहीं निर्भर करती। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो ये तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो, बचपन में पढ़ा होगा भाई। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना। पेड़ पौधे जो होते हैं CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं भाई ना। तभी तो कहते हैं पौधे लगाओ तो भाई क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। अब जैसे अमेजोन का जंगल है जो सबसे ज़्यादा जो है सेलवास, जो वहीं से ऑक्सीजन आती है ना। तो पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट विशेषता है? मोनोकल्चर इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो मोनोकल्चर क्या होता है भाई? इनमें से मोनोकल्चर होता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वाणिज्यिक अनाज की जो खेती करी जाती है ना, कॉमर्शियल ग्रेन जो होते हैं, मतलब बेचने के पर्पज़ से आप करो, जैसे कॉर्न है, गेहूँ है, इन सबको आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में करो जैसे कॉमर्शियल पर्पज़ से, तो उसको कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बोल देंगे। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है, कौन सा ऑड है? हाइड्रोजन, मरकरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इनमें से अलग क्या है ये आपको पहचानना होगा भाई, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन एक ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। मरकरी जो है ये मेटल होता है पर लिक्विड फॉर्म में होता है ना, ये थोड़ा अलग है। चलिए, खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन फूड चेन। तो देखो पहली चीज़, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, फ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। जैविक आवर्धन का क्या कारण होता है, किसकी वजह से ये होता है? तो ये होता है पेस्टिसाइड्स की वजह से। जितना ज़्यादा आप कीटनाशक यूज़ करोगे तो उतना ज़्यादा क्या होगा भाई, जो खाद्य श्रृंखला में जैविक पदार्थ है वो बढ़ते चले जाएंगे एक फूड चेन से दूसरी में, है ना। तो इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, बढ़ते जाना उसको पेस्टिसाइड्स की वजह से।
तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। हम लोग डेली 50 क्वेश्चन ही करेंगे, पर अच्छे से करेंगे 50 सवालों को। आप डेली इसको फॉलो करिए। डेली मैं इसकी टाइमिंग बता दे रहा हूँ आपको। डेली सुबह 12 बजे ये मिलेगा, है ना, 12 बजे ये आपको मिलेगा। और 3 बजे आपको यूपी जीके मिल जाएगा डेली। 3 बजे यूपी जीके और साइंस अभी ये चलेंगे। जैसे ही ये यूपी जीके ख़त्म होगी उसके बाद मैं यूपी जीके के आपको 1000 सवाल करा दूंगा, ठीक है, 1000 सवाल उसके, तो ये ख़त्म हो जाएगा। साइंस चलेगी, उसके बाद हम लोग कर लेंगे इसी के बाद पॉलिटी या हिस्ट्री के कोई क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरा डिटेल में करेंगे, PYQ करेंगे, ध्यान से सुनिए, प्लस 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही फिर आप टेस्ट लगाइए, SCS का क्विज सॉल्व करिए। 500-600 रुपये में आपको 5-6 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है पूरी। मतलब अपने पास अस्त्र है एग्ज़ाम निकालने के लिए, बस आपको मेहनत करनी है। जितना आप बोलेंगे लगातार आप पढ़ें, 6 घंटे अपने आप को कमिटमेंट करें कि मुझे पढ़ना है, बाकी दुनियादारी की भाड़ में, है ना। तो आप आराम से देखेंगे, आप सिलेक्शन ले सकते हैं।